दोस्तों, ईरान इजराइल को अकेला पीट रहा है और ये देख करके अमेरिका इजराइल को अकेला छोड़कर पतली गली पकड़ के निकल चुका है। दोस्तों, इजराइल में हालात ये हो गए हैं कि हर मिनट पर एक बम बरस रहा है, एक धमाका हो रहा है। ईरान इजराइल पर बमों की बरसात कर रहा है। हालात इतने बेकाबू हैं कि स्कूल और ऑफिसेस बंद किए जा चुके हैं। जीडीपी लगातार गिरती जा रही है और इधर खामनेई की मौत की कामना करने वाले इजराइल को अब रूस ने चेतावनी दे दी है और ये खुलकर कह दिया है कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और तबाही आ जाएगी। इन सब पर बात करने के लिए ईरान इजराइल वॉर पर क्या कुछ नए अपडेट्स हैं, क्या कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं, सब कुछ समझने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और विदेशी मामलों के जानकार उरूस खान साहब हैं। उरूस खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। उरूस जी, 86 साल के बुजुर्ग अली खामनेई से अमेरिका और इजराइल इतना काहे डरते हैं भाई? देखिए, उसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि ईरान से इसलिए डरते हैं और अली खामनेई से इसलिए डरते हैं क्योंकि खामनेई साहब ने पहले भी इस बात को एक बार मीडिया में हाइलाइट किया था, आज से तकरीबन 11 से 12 साल पहले, कि इजराइल एक बहुत बड़ा बॉम्ब बना रहा है। इज़राइल एक बहुत बड़ा बॉम्ब बना रहा है। ये उस वक़्त उन्होंने अपनी बात को ज़ाहिर किया था जिस वक़्त उनके ऊपर ट्रीटीज़ और सैंक्शंस और बहुत ज़्यादा सब कुछ लगाया जा रहा था और वो बढ़ते-बढ़ते एक हद के पार पहुँच गई थी चीज़ें। तो हामिद साहब ने उस वक़्त ये चीज़ ज़ाहिर करी थी कि देखिए, जो रुख आपका हमारी तरफ आ रहा है वो सिर्फ़ इसलिए आ रहा है क्योंकि हम वो चीज़ जान गए हैं, हमारी इंटेलिजेंस वो चीज़ समझ गई है कि इज़राइल क्या बना रहा है। उस वक़्त तक वो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी, उनकी कॉन्फिडेंशियल चीज़ जो थी, वो सिर्फ़ मोसाड और सीआईए को पता थी। और अमेरिका को बाद में पता चली। गवर्नमेंट उस वक़्त बहुत बैक में ले गया, आपको लेके गया हूँ 30-35 साल पहले लेकर के गया हूँ और समझिए रुहुल्लाह खोमैनी का पीरियड भी उस समय एंड पर ही था बिल्कुल और वो खामनेई सामने आ गए थे ऑलमोस्ट और ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ हो गई थी और इराक ईरान की वॉर भी एस्केलेशन चल रहा था बहुत ही हाई लेवल पर और ये सारी चीज़ें सामने आ रही थी धीरे-धीरे करके। हालाँकि इराक-ईरान वाला एक अलग मुद्दा है, मगर जो खामनेई साहब वाला जो मामला है, वो इन्होंने ये चीज़ें डिस्क्लोज़ कर दी थी जनता के बीच में। अच्छा, वो अहम चीज़ थी क्या जो खामनेई साहब ने डिस्क्लोज़ करी थी, वो ये थी कि जो एटॉमिक बम बना रहा था उस वक़्त ये इज़राइल, इज़राइल अपने न्यूक्लियर बेस को और इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा था। अच्छा, आपको ये भी बताता चलूँ मैं कि इज़राइल का जो न्यूक्लियर बेस है, वो शहर के बीचों-बीच में है, आस-पास रेज़िडेंशियल एरियाज़ से वो घिरा हुआ है, आस-पास लोग रहते हैं उसके, ना तो उन्होंने मिलिट्री बेसेस ऐसे बना रखे हैं कि जो कि आउटस्कर्ट एरियाज़ में हो, ना ही तो उन्होंने जितने भी अपने नेवल डॉकयार्ड्स हैं, उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, ना तो वो उन्होंने बाहर बना के रखे हुए हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपनी पब्लिक को ह्यूमन शील्ड बना के रखा हुआ है, कि अगर हमको कोई भी मारेगा तो सबसे पहले हम ये रोना शुरू कर देंगे कि पब्लिक ये सिविलियन एरिया को हिट कर रहा है, सिविलियन एरिया को हिट कर रहा है। अब जब आप बैठ कर के सिविलियन एरिया से ऑपरेट कर रहे हैं, तो हिट भी तो वहीं होगा ना। तो खामी साहब को ये चीज़ें पता चल गई थी, उसी वक़्त के खामी साहब ने ये बात कही थी कि देखिए, इज़राइल को ये चीज़ें करने से रोक दिए, नहीं तो दुनिया में एक बड़ी तबाही करने वाला है इज़राइल। तो अमेरिका को ये चीज़ें उस वक़्त क्लियर हो चुकी थी। अमेरिका ये सारी चीज़ों के करने के लिए देखिए, जब इंटेलिजेंस को हमने आपको पहले बताया था कि अमेरिका को चला कौन रहा है, वो वहाँ की इंटेलिजेंस, ठीक है? इंटेलिजेंस चला रहा है। हम आपको बताते चले कि एक बहुत ही छोटा-सा शहर है डिमोना नाम का, इज़राइल में। हाँ। डिमोना नाम का इज़राइल में शहर है जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है इनका। उस हाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपने कभी नाम सुना होगा प्लूटोनियम बॉम्ब का। जी। देखिए, ये यूरेनियम बॉम्ब से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। अभी तक दुनिया यूरेनियम पे अटकी हुई है, इन्होंने प्लूटोनियम बॉम्ब का आविष्कार करके उसको बना भी लिया था। ये चीज़ आयतुल्लाह खामनेई ने डिस्क्लोज़ कर दी थी। अब जब इन्होंने डिस्क्लोज़ कर दी, ये चीज़ें पब्लिक में रिवील कर दी, तो अब ईरान दुश्मन बन गया अमेरिका का। क्यों? क्योंकि उस वक़्त तक सिर्फ़ सीआईए और मोसाड को पता थी ये सारी चीज़ें और बहुत ही चुप्पे-चुप्पे सारी चीज़ों का निर्माण हो गया था। अब ईरान को अब अमेरिका को ये डर हो गया था कि अगर ईरान इस पर अटैक कर देगा, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा इज़राइल
और अगर डिस्ट्रॉय हुआ इज़राइल तो भारी तबाही दुनिया में आएगी, क्योंकि इज़राइल को ये पता था कि अगर कोई फर्दर कोई अटैक कर सकता है तो वो ईरान। अब देखिए, वो एक ऐसा प्लांट है, वहाँ पर रिसर्च सेंटर जो कल अभी आपने नाम लिया था वाइसमैन रिसर्च सेंटर का। वाइसमैन देखिए रिसर्च सेंटर। जी, वाइसमैन जो है, वाइसमैन एक शायद वाइसमैन एक बहुत ही बड़े बायोकेमिस्ट साइंटिस्ट थे, ज़ायनिस्ट थे। उन्होंने ज़ायनिस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट का बहुत बड़ा लीड किया था एक रोल। जी उरुस सर, एक और बात तो है कि ये बहुत बड़ा सवाल भी है कि वाइसमैन रिसर्च सेंटर को ही निशाना क्यों बनाया गया? देखिए, वो वहाँ पर दुनिया में जितने अफ़राद वायरल होते थे, वायरस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती थी, ईरान का शक ये था कि वायरस जितने भी होते हैं, वो सब यहीं बनते हैं, वाइसमैन रिसर्च सेंटर में। और जो कि बात हकीकत थी, लगभग इनकी इंटेलिजेंस ने इनको रिपोर्ट दे दी थी। और आपको अच्छा। एक बात ये बता दें हम, बहुत ही बड़ी है, बहुत पेचीदा बात है कि वाइसमैन जिसने एस्टेब्लिश किया था, वो खुद बायोकेमिस्ट था। वो बैक्टीरियल और बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च करते थे। वो ज़ायनिस्ट मूवमेंट के थे, हेड ज़रूर थे, मगर वो बैक्टीरिया पे रिसर्च करते थे। शाम वाइसमैन वाज़ अ ज़ायनिस्ट। और वो उन्होंने ही सबसे पहले ये जो बायोकेमिकल वेपन जो तैयार करे थे, वो उन्होंने ही तैयार किया था सबसे पहला। हम्म। तो इज़राइल ने सबसे पहले बायोकेमिकल वेपन्स तैयार करना शुरू करे, जो कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस फैलाता है बहुत तेज़ी से। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि फास्फोरस बॉम्ब्स इन्होंने यूज़ करे थे फ़िलिस्तीन के ऊपर, जो कि हवा में ही एक्सप्लोड होते हैं और उसके बाद फास्फोरस पूरा होता है पूरे एरिया में। और जहाँ-जहाँ तक उनका जो धुआँ होता है या उनका जो असर होता है, जहाँ-जहाँ तक जाता था, वहाँ पब्लिक की स्किन में, वहाँ की जो स्किन जो इन्फेक्शन जिसको होता था, वो स्किन उसकी वहाँ पर बड़े-बड़े छाले निकल आते थे पूरी स्किन के हाँ। ऊपर। और वो वुंड्स जो होते थे, फिर वो इनक्योरेबल वुंड्स होते थे, उनको क्योर नहीं किया जा सकता था ईज़िली उनको, कि अगर उस पर पानी भी डालेंगे तब भी आग जैसा लगता था उसको। तो ये इस तरह के वेपन्स तैयार हो रहे थे, वो वीज़मैन रिसर्च सेंटर में ही तैयार हुए थे, ये ओके। सारे वेपन्स। इसलिए ईरान ने सबसे पहले टारगेट किया वाइसमैन रिसर्च सेंटर को। और हम्म। वाइसमैन रिसर्च सेंटर आज से नहीं, एक अरसे से बायोकेमिकल वेपन्स बना रहा था। और ये ओके। इसमें अभी एक देखिएगा, अभी ईरान और भी टारगेट्स हैं ईरान के, और भी बड़ी जगहों पे टारगेट करेगा। हम्म। खाली ये वाइसमैन रिसर्च सेंटर को पूरा फंड जैसे दे और रहा था कौन अगर सी कोई। बड़ी जगह है जो जो ईरान टारगेट कर सकता है, जिससे इजराइल को बड़ा देखिए, नुकसान होगा? हाइफा में जो इनका हाइफा एरिया है, वहाँ पर भी इनके बड़े रिसर्च सेंटर्स हैं, जहाँ पर वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रिलेटेड रिसर्चेस होती थी। वहाँ पर भी इनके ऐसे ह्यूमन शील्ड की तरह से बॉम्ब्स तैयार करे जा रहे हैं अभी भी। और वो उसको भी ईरान ने टारगेट पे करके रखा हुआ था। अच्छा। अच्छा, जिस वक़्त अमेरिका को जिस वक़्त ये प्लूटोनियम बम बनाया जा रहा था, इसमें डिमोना में, तब उस वक़्त अमेरिकन गवर्नमेंट में जॉन एफ कैनेडी वहाँ के गवर्नमेंट में थे। अब जॉन एफ कैनेडी को तो नहीं पता था, मगर सीआईए और मोसाड को पता थी ये सारी चीज़ें। अब सीआईए और मोसाड ने जब ये सारी चीज़ें पता चली, तो जॉन एफ कैनेडी रडार पे आ गए। और जॉन एफ कैनेडी ने ये चीज़ अपना उन्होंने ज़ाहिर किया गुस्सा कि तुम ये चीज़ नहीं बना सकते हो। और उस वक़्त तक ट्रीटी वग़ैरह इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था। ये आईएईए जो एटॉमिक न्यूक्लियर एजेंसी है, ये उस वक़्त जी। तक इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। मगर हम्म। जिस वक़्त से ये चीज़ पता चली कि अच्छा प्लूटोनियम बॉम्ब भी बनाया जा रहा है, और वो भी अमेरिका में नहीं, इज़राइल बना रहा है, तो इसका मतलब सुपर पावर आगे चल कर के इज़राइल बन जाएगा। तो अमेरिका ने इस चीज़ को वो अगेंस्ट गया। तो जॉन एफ कैनेडी रडार पे आए, और जो पब्लिक के बीच से आज वो नहीं है जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, तो ये किसका हाथ हो सकता है? इज़राइली के हाथ हो सकता है। और ये हम्म। रिपोर्ट्स लगी ईरान के हाथ में उस वक़्त, कि जॉन एफ कैनेडी की हत्या के पीछे, उनका असैसिनेशन के पीछे इज़राइल का हाथ था। इज़राइल ने ही ये सारी फंडिंग करी थी प्रॉपर्ली उस वक़्त। अच्छा, उसके बाद ये सारी चीज़ें जब आगे बढ़ती रही, एस्केलेशन चलता रहा, तो इज़राइल ने इराक को आगे कर दिया कि हम्म। देखो वहाँ की गवर्नमेंट चेंज हो गई है। ये 1979 के बाद ही इन्होंने इंटरनल हम्म। इख्तिलाफ पैदा करना शुरू कर दिए। और इराक को जो बाथिस पार्टी थी उस वक़्त, इराक में एक बाथिस पार्टी करके होती, क्योंकि वो लोग सद्दाम हुसैन की आइडियोलॉजी पे चलते थे। सद्दाम हुसैन वाज़ सुन्नी मुस्लिम, और ये शिया मुस्लिम थे, जो ख़ामेनी साहब थे। तो ये इनकी गवर्नमेंट बनते ही वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, जो कि 1980 से लेके 1988 तक के चला। 8 साल हम्म। ये कॉन्फ्लिक्ट चला। इसका पूरा फ़ायदा उठाया अमेरिका और इज़राइल ने।
डायरेक्ट फायदा इजराइल ने उठाया और वहां पर जो उनकी गवर्नमेंट थी उसको इन्होंने फॉर्मेशन में इन्होंने प्रॉपरली उस वक्त फायदा उठाने के बाद उधर बिजी किया उनको और अपना सारा काम कर लिया। अल्टीमेटली हुआ क्या, ईरान की जीत होती है इसमें और वो पॉलिटिकल मूवमेंट उनका और स्ट्रांग हो जाता है और वो अपना फॉर्मेशन सुप्रीम लीडर के तौर पर खामनी का हो जाता है वहां पर, क्योंकि जनता वहां की साथ में थी। अब अमेरिका जो वक्त गुजरने के बाद, जी कहिए। उरुस खान साहब, एक चीज ये भी है, एक तरफ कामना कर रहा है इजराइल की अयातुल्ला अली खामनेई की जब मौत हो जाएगी तो ये जंग खत्म हो जाएगी। एक तरफ अमेरिका ये कहता है कि हम जानते हैं कि अली खामनेई कहां पर छुपे हुए हैं, बस हम उनको मार नहीं रहे हैं, उनको बख्श दे रहे हैं। उसी बीच अयातुल्ला अली खामनेई का एक संदेश आता है उनके लोगों के लिए, जिसमें वो कहते हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा शरीर बेकार है, मैं कुर्सी पर बैठकर युद्ध देख रहा हूं। अगर इजराइल को ये लगता है कि वो मुझे मारकर जीत जाएंगे तो ये उनकी गलत फहमी है। ये युद्ध ईरान के युवाओं ने लड़ा है और वो अपराजित रहेंगे। अगर आप मुझे मार भी देते हैं तो भी ईरान को कोई नुकसान नहीं होगा। उनके इस संदेश के पीछे क्या है? उरुस साहब, आप ईरान की तमाम चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, इसलिए मैं आपसे इसका विश्लेषण चाहती हूँ कि अयातुल्ला अली खामनेई का ये जो संदेश है, इसको कुछ आप विश्लेषित करके बताएं दर्शकों को। देखिए खामी साहब जब भी ये बात करते हैं ना कि ईरान, वो अपनी बात नहीं कहते हैं कभी भी। हाँ, वो हाँ, अपनी स्पीच में जब वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो ईरान इस्तेमाल करते हैं कि ईरान हार नहीं मानेगा, ईरान पीछे नहीं हटेगा और मैं मर भी ईरान जाऊंगा घुटने तो नहीं भी ईरान का टेकेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं होगा। तो ये इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि देखिए ईरान को वो इसलिए रिप्रेजेंट करना है, वहाँ की जनता को रिप्रेजेंट करना है। उनको बिठाया किसने? वहाँ की जनता ने। जिस हाँ, वक़्त वो खड़े होते हैं तो लाखों करोड़ों की भीड़ ऐसे ही जमा हो जाती है वहाँ पर, यहाँ तक कि पूरे अक्रॉस द ग्लोब, पहले भी मैंने ये बात बताई थी पब्लिक को कि अक्रॉस द ग्लोब शिया ही नहीं, सुन्नी भी बहुत हद तक के, सुन्नी भी काफ़ी बड़ी तादाद में इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ तक कि अरब ममालिक जितने भी हैं, जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं, वो भी इनकी रिस्पेक्ट बहुत करती हैं। तो अगर ये इज़राइल सोच रहा है कि इनका असैसिनेशन कर लेगा और इनके असैसिनेशन से ये वॉर रुक जाएगी, तो ये गलतफ़हमी में ये बड़ा गलत कदम होगा और यहाँ से वॉर हो सकता हो वर्ल्ड वॉर में छिड़ जाए। समझ, क्योंकि खामेनी साहब देखिए इस वक़्त शिया फेस हैं, मुस्लिम फेस हैं, एक तरह से देखा जाए वर्ल्ड का, वो पूरा वर्ल्ड लीड कर रहे हैं। अकेले अच्छा, उनका पास किया हुआ ऑर्डर, मिसाल के तौर पर अगर वो ये कह देते हैं ईद का चाँद नहीं हुआ तो नहीं होगा, भले हो जाए। अच्छा, ठीक है, तो ये मुस्लिम्स में अमंग मुस्लिम, चाहे वो शिया हो या सुन्नी, वो दोनों ही रिस्पेक्ट करते हैं इनकी हर तरह से। अब काफ़ी सारे मुस्लिम देश हैं, टर्की भी आगे आ रहा है, कई अरब कंट्रीज़ ऐसी हैं जो आगे आई हैं। मैं यूएई का नाम नहीं लेता हूँ, मगर इराक भी बाकी की खुलकर नहीं कंट्रीज़। आ रहा है ईरान के साथ। देखिए, इराक में भी खुल करके अभी अली सिस्तानी साहब ने, जो वहाँ के शिया सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने भी एक बयान जारी किया है कि अगर खामेनी साहब को कुछ भी होगा, तो इराक चुप नहीं बैठेगा, उन्होंने कहा है। और ये एक बड़ी गलती होगी इज़राइल की और अमेरिका इसमें ना रहे कि हम कोई बात पलट करके नहीं करेंगे या हम कुछ बोलेंगे नहीं। तो उन्होंने भी, इराक ने भी अल्टीमेटम दिया था यहाँ पर। देखिए ये एक बड़ी लंबी जंग बन जाएगी अगर खामेनी साहब पर इन लोगों ने अटैक करने की कोशिश करी। दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, कल की बात है कि कल आयतुल्लाह खामेनी साहब एक क्रिश्चियन जो वहाँ का सिटीज़न है इराक का, उसके घर जाते हैं और प्रॉपर्ली उसको देखते हैं, उसको प्रॉपर्ली एनालाइज़ करते हैं और उसको अटेंड करते हैं क्योंकि वो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में कहीं उसको चोट आई होती है, तेहरान की बात है ये। अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई ना कि वो तेहरान का था और तेहरान में है खामेनी साहब। उसके बाद भी अमेरिका स्टेटमेंट दे रहा है कि हम ढूँढ निकालेंगे और हम यहाँ से उनका असैसिनेशन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें एक बड़े पैमाने पे धमकियाँ, जिसे भभकी कहा जाता है, हिंदी भाषा में भभकियाँ, ये भभकी है। अच्छा, हाँ, ये गीदड़ भभकियाँ हैं कि हम ये कर देंगे, उस तरह से वो कर देंगे। ये इस वजह से क्योंकि टाइम को गुज़ारना है तो कुछ ना कुछ तो करना है। तो वो स्नैकिंग कर रहा है वर्ड्स की खाली। कि हम ये वर्ड्स बीच में इश्यू कर देंगे, ये स्टेटमेंट बीच में डाल देंगे। अमेरिका बीच में नहीं आ सकता है और चाह करके भी अभी अमेरिका बीच में नहीं कर सकता है। कुछ अमेरिका अगर कुछ कर रहा है तो सिर्फ इज़राइल का वो डिमोना शहर बचा रहा है, इस वजह से इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है इस वक़्त मौजूदा एक हालात में। तरफ तो तमाम इस्लामिक कंट्रीज ईरान के साथ आ रही हैं
OIC यानी कि जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है तमाम जिसमें इस्लामिक कंट्रीज हैं, उसकी मीटिंग्स चल रही है जिसमें ईरान के सपोर्ट में संदेश दिए जा रहे हैं। उसी समय पाकिस्तान अमेरिका में उनके जो जनरल हैं आसिम मुनीर, वो ट्रम्प के साथ बैठकर लंच करते हैं। इसके पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि एक टर्म है मीडिया में जिसको कहते हैं इस्लामिक बम, उसका इस्तेमाल हो सकता है, ईरान का साथ दे सकता है पाकिस्तान, क्योंकि परमाणु बम उनके पास है। वो एक तरीके से अगर इजराइल ब्लैकमेल करेगा परमाणु बम को लेकर के तो पाकिस्तान साथ दे सकता है ईरान का। लेकिन अब जब लंच कर लिया है और अब खुलकर ये भी कह दिया है कि वो जंग में नहीं है, तो ये इससे क्या संदेश जाएगा और इससे क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान तो पीछे हट गया। देखिए ऑलरेडी एक पाकिस्तान को इसलिए पीछे हट गया क्योंकि पाकिस्तान को ऑलरेडी अमेरिका बहुत बड़ा लोन दिला चुका है रिसेंटली। अभी उस लोन यानी कि उस कर्जे के तले पाकिस्तान दबा हुआ है। पाकिस्तान ने शुरू में अपने जो अल्फाज फेंके होंगे और फिर उसके बाद देखिए पाकिस्तान एक अनस्टेबल मुल्क है, एक अनस्टेबल गवर्नमेंट है वहाँ की। हाँ, पलटी मारी, वो हर जगह पे खड़े होकर पलटियां मारेगा, इसलिए क्योंकि उसको दिखाना जरूर है कि मैं इस वॉर में चुप नहीं बैठ रहा हूँ, मुझे भी कुछ थोड़ा सा टीवी फ्रेम चाहिए, थोड़ा सा मीडिया अटेंशन मुझे भी चाहिए यहाँ पर, मैं एक साइलेंट मुल्क नहीं हूँ। वो इस तरह से चल रहा है, तो उसका बयान कुछ भी आना है तो बहुत बड़ी एक खासियत नहीं होती कि उनका कोई बयान आता है कुछ, क्योंकि वहाँ की एक ऐसा मुल्क है कि वहाँ की आवाम कुछ सोचती है, गवर्नमेंट कुछ सोचती है, वहाँ के जनरल्स कुछ सोचते हैं और काम कुछ और हो जाता है वहाँ। जो बड़ी अनस्टेबिलिटी सी रहती है उस मुल्क में। मगर हम बाकी मुल्कों की बात करें तो बहुत स्टेबल मुल्क हैं, जैसे अभी आप कितने मुल्क हैं जो साथ हैं ईरान के? देखिए ईरान के साथ में अभी चाइना भी है, रशिया भी है, रशिया तो खुले तौर पर है, टर्की खुले तौर पर है चाइना के साथ, उसके ईरान के साथ में, और ईरान के साथ में पहले से कतर भी खड़ा हुआ था, जो कि जिसमें कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से पहले, क्योंकि एजेंसीज के, इनके अमेरिकन एजेंसीज के वो भी थे, अभी रिपोर्ट्स भी थी, तो उससे पहले पहले ट्रंप ने कतर विजिट कर लिया और वहां जाकर के अपनी सारी बात कर ली, जिस पर आपने वीडियो देखा होगा कि ट्रंप एग्जिट हो रहे हैं वहां से, उस पैलेस से एग्जिट हो रहे हैं, वहां के अमीर के पैलेस से, और फिर वहां पर उनका बड़ा हार्दिक उनका वो भी दिया जा रहा है उनको। तो देखिए बहुत सारी चीजें ट्रंप ने शुरू में ही ये करना शुरू कर दी थी अमेरिकन गवर्नमेंट ने कि वो कंट्रोल में ले लेगा अपनी, मगर नहीं हो पाया क्योंकि कतर भी बैकिंग में है। अब धीरे धीरे करके सऊदी अरब ने भी कंडेम करना शुरू कर दिया है, हालांकि सऊदी अरब खुल के सामने नहीं आया है अभी तक के, जिसे कहना चाहिए। यूएई तो बिल्कुल भी नहीं आया है। कहा जाए, अगर देखा जाए तो ईरान के साथ में नहीं नहीं करके इस वक्त 8 से 9 मुल्क हैं जो खड़े हुए हैं मजबूती से, और वो बड़े मुल्क हैं और वो उनकी स्टेबिलिटी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड पर बड़ी है, उनकी अपनी उनकी एग्जिस्टेंस भी बड़ा है। ठीक है, तो अभी उसके आगे अगर ईरान के ऊपर कोई अगर और इनिशियल स्टेप लेता भी है, दूसरा मुल्क आकर के इंटरवेंशन करता भी है, कोई बीच बचाव करने आता भी है, तो दूसरे मुल्क जो ईरान की बैकिंग में है वो बोलना शुरू कर देंगे, और फिर इस तरह से वॉर कॉन्फ्लिक्ट, अभी जो वॉर की सीन ले चुका है, क्योंकि दो दो तीन तीन कंट्रीज एक एक तरफ शामिल हैं, वहां पर आगे आ जाएगा। मैंने फ्रांस का नाम इससे पहले लिया था, और फिर मैं फ्रांस का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए फ्रांस में फ्रांस अमेरिका का कई तरह से एलाई भी है, कई तरह से रिसर्च सेंटर भी है, कई तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब भी है, और ये सब दुनिया जानती है कि फ्रांस में कई तरह से, चाहे वो एविएशन सेक्टर को ले लिए उठा करके, चाहे वो एरोस्पेस ले लिए, या फिर और भी जो वहां पर आर्सेनल हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, इसलिए भी फ्रांस सामने आ रहा है, और फ्रांस को ये लोग सिक्योर करके रखे हुए हैं। आगे अगर कोई चल करके आगे आएगा तो देखिए यूरोप की तरफ से वो फ्रांस आगे आने वाला है। उसके बाद अगर कोई, हाँ, छोटे मुल्कों में अगर कोई आएगा तो वो पोलैंड आगे आएगा, इस तरह के जो मुल्क हैं वो आगे आएगा, जर्मन आगे आएगा, इस तरह से करके धीरे धीरे करके आगे आ सकते दिखाया है ईरान की तरफ। जी, वेनेजुला ने तो ईरान की तरफ से पहले ही सही था, वेनेजुला बीच में, क्योंकि अमेरिका से पहले से वेनेजुला की चलती है 1 to 1, वह वेनेजुला पे पूरी तरीके से अमेरिका कब्जा चाह रहा था, है ना। वेनेजुला गवर्नमेंट में कितने क्लैश करवाए अमेरिका ने, वहां से बैठे बैठे कितने ज्यादा सेक्टेरियन वॉर्स करवाए हैं वेनेजुला के अंदर ही। कुछ नई डेवलपमेंट्स आई है इस ईरान इजराइल वॉर में जो आप बताना चाहें दर्शकों को? देखिए सबसे बड़ा डेवलपमेंट तो ये है कि ईरान के टारगेट पे इजराइल के बाकी शहर भी हैं, जैसे हाइफा हो गया, ठीक है, और अभी हमने बताया आपको डिमोना, ईरान का प्राइमरी टारगेट है। वो चाहता है कि वो किसी तरह से डिमोना को डिफ्यूज कर दे, बिल्कुल एकदम।
और वहाँ की हालत ऐसी कर दे कि वहाँ पर वहाँ की इजरायली जो मिलिट्री है वो भी कदम ना रख पाए, इस तरह की हालत बनाना चाह रहा है। और डिमोना को इसलिए टारगेट किए हुए ताकि दुनिया की मीडिया वो देखे उसको, क्योंकि वो बार-बार डिमोना को टारगेट इसलिए कर रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रॉकेट्स और मिसाइल्स का सबसे बड़ा टारगेट वो डिमोना ही था शुरू से ही। ठीक ओके। है, जो बाकी हाइफा में भी किया जा रहा था, अब सबसे बड़ा जो टारगेट होगा अपकमिंग, वो हाइफा और डिमोना है। तेल अवीव को इसलिए डिस्ट्रॉय किया जा रहा है क्योंकि इन सब के तेल अवीव में हेडक्वार्टर्स ऑफिसेज बने हुए थे। तेल अवीव का इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। और तेल अवीव में फाइनेंशियल बैकिंग के तरह जैसे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हो गया और इन सबको बैकिंग दे रहा था क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट के भी रडार पर था इनके। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस भी इन्होंने टारगेट किया था क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जितने भी रिसर्च सेंटर इनके बायोकेमिकल वेपन्स के जितने भी रिसर्च सेंटर्स हैं उनको पूरा तरीके से माइक्रोसॉफ्ट फाइनेंस करता है इनके। क्योंकि जो रिपोर्ट्स इनकी ईरान की रिलीज हुई थी उसमें ये चीजें इन्होंने साफ कही थी उस वक्त। अब आगे क्या होना है वो यही होगा कि अमेरिका बीच में चाह के भी नहीं आ सकता है, मगर वो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ईरान यहाँ पे डिस्कलेशन कर दे और डिमोना को टारगेट ना करे, बाकी चाहे शहरों को टारगेट करेगा, वो कुछ भी तो उसमें वो करेगा, अपने खाली बयान जारी करेगा। मगर अमेरिका सिर्फ अगर बीच में आएगा तो सिर्फ डिमोना को बचाने आ रहा है यहाँ पर। और इसके अलावा ईरान का एक बड़ा स्टेप ये होगा आगे चल करके कि ईरान अपनी मिलिट्री उतारने के लिए आगे बढ़ेगा जिस वक्त, तो इजराइल ईरान के तेहरान को इसलिए खत्म करना चाहता है क्योंकि इनके पास रिपोर्ट्स ये हैं कि तेहरान, ईरान की तेहरान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज सारी हैं, जितने भी आर्सेनल फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी वो सारी वो इनके पास भी रिपोर्ट्स पहुंच चुकी हैं, इसलिए ये तेहरान को कंटिन्यूअसली रिपीटेडली टारगेट किए हुए हैं। और आगे चल करके यही होगा कि ये जो कैस्पियन सी है और जो ब्लैक सी है और गल्फ ऑफ ओमान के जरिए अरब कुछ कंट्रीज हैं उनके जरिए ये प्रेशर डालने की कोशिश करेगा ईरान के ऊपर। मगर इस एवज में ईरान फिर से वापस पलटवार रिटेलिएटरी अटैक करेगा और उस रिटेलिएटरी अटैक में ये अपने कई मुल्कों को अपनी आंखों से ध्वस्त होते हुए देखेंगे इसराइल जो है। ओके। अच्छा, चलते चलते एक बात ये भी है कि आखिर ऐसा क्या है, क्योंकि इसराइल को बड़ा ही मजबूत देश कहा जाता है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा है कि वो बिल्कुल एक चींटी को भी पकड़ लेगा, लेकिन उधर से ईरान इतने मिसाइल्स दाग रहा है, क्लस्टर बम दाग रहा है, इनका एयर डिफेंस सिस्टम कुछ कर नहीं पा रहा है। इसराइल इतना कमजोर तो नहीं था, ईरान की मिसाइलों के आगे क्या हो गया इसराइल को? देखिए, हमने पहले ही बताया था कि ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी है, इन्होंने बहुत ही कम आंका था उसको। ईरान शुरू से ही यानी कि पिछले 30-35 सालों से सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था। वो न्यूक्लियर पे काम नहीं उतना कर रहा था जितना टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था, क्योंकि उसको ये पता है कि आगे चल करके जो वॉर होगी वो टेक्नोलॉजी पर होगी पूरी। तो अभी आयरन डोम इन्होंने लगाया, आयरन डोम पे एक-एक मिसाइल उन्होंने 2-300 मिलियन डॉलर इन्होंने खर्चा कर दिए लगभग। उसके बावजूद भी अगर उसने बैराज पूरा लगाया है मिसाइल और रॉकेट्स का, तो उसमें से उन्होंने 8-10 मिसाइल्स को डिफ्यूज किया, बाकी गिर गई इनके शहरों पर और भारी तबाही इन्होंने झेली। और आयरन डोम भी फेल हो गया। आयरन डोम ही फेल हो रहा है, वो एक्चुअली इनका फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो रहा है इजराइल का, और एक क्योंकि थ्योरी ये भी फाइनेंशियल चल रही है, इंस्ट्रक्चर कहा जा रहा है कि अगर ईरान अब एक दिन में 100 मिसाइलें भी चलाएगा तो फिर उसके जखीरे में से, हथियारों के जखीरे में से केवल 50% ही यूज होगा। अगर सालों साल तक, 3-4 साल तक लगातार हर दिन 100 मिसाइल भी चलाएगा तो सिर्फ 50% ही खर्चा होगा, बाकी का भी 50 बैकअप में बचा रहेगा। तो क्या बिल्कुल इतना सही बात है ये। ईरान मजबूत है हथियारों में? जी, बिल्कुल इसका कोई असेसमेंट नहीं है, हालाँकि ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये एटॉमिक न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी जो आईएईए जो अभी रिसेंटली सबने नाम सुनने में आया, इससे पहले कॉमन नहीं था। हालाँकि रिसर्चर्स खाली इस नाम को जानते थे। इन्होंने असेसमेंट अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी। ये रिपोर्ट नहीं सबमिट कर पा रहे थे कि ईरान के पास कितना ज़्यादा आर्सेनल है। क्यों? क्योंकि वो रिपोर्ट इनको पता ही नहीं था वो कहाँ पर है सिटीज़। पूरे शहर ईरान ने अभी ऐसे डेवलप करके रखे हुए हैं कि जहाँ तक कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज़ वर्ल्ड की नहीं पहुँच पाई हैं। ये ईरान की ये ख़ासियत है। और ईरान की ये ख़ासियत आपको और बता दूँ, कभी आपने ईरान अगर विज़िट किया हो तो शहर देखिएगा कि सारे शहर के कई-कई शहर ऐसे हैं, कई-कई इलाके इनके ऐसे हैं कि जहाँ पूरे घर सिर्फ़ एक ही कलर के हैं। उसमें कलर में कोई चेंजेस नहीं है, एक हाइट के इसका हैं, क्या एक मतलब है? कलर के हैं। देखिए इसका मतलब ये होता है कि ईरान
ऑलरेडी मिलिट्री अपनी ताकतों से पहले से प्रिपेयर रहता है। ओह! इसलिए मिलिट्री ताकतों से प्रिपेयर रहता है क्योंकि जब ज़मीन जैसे कैमोफ्लेज नहीं कहते हैं, ये कैमोफ्लेज क्रिएट करते हैं। ओके, हाँ। कैमोफ्लेज जो होता है एक बड़ी चीज़ होती है कि ये घरों से कैमोफ्लेज क्रिएट करते हैं कि अगर ये उस जगह से ड्रिलिंग करें और ड्रिलिंग करने के बाद ये नीचे कोई बड़ा एक एम्पायर तैयार करें, पूरा एक शहर बसाएँ, तो ऊपर पता ही ना चल पाए कि अंदर क्या हो रहा है ज़मीन के। अच्छा, घर अलग-अलग कलर के होंगे, ज़मीनें अलग-अलग कलर की होंगी, बीच में रोड्स होंगी, किनारे इंफ्रास्ट्रक्चर अलग कलर का होगा, तो क्लियरली हो जाएगा कि कहाँ पर खुदाई हो रही है, कहाँ पे गड्ढा हो रहा है, कहाँ पे ड्रिलिंग हो रही है, कहाँ पे मशीन्स लगी हुई हैं। तो ये चीज़ ईरान ने पहले ही अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी, तो ईरान इनसे इतना आगे चल रहा था, ये चीज़ें इन लोगों को पहले से इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को हुँ। पता नहीं थी। ठीक है, अब उस चीज़ का ईरान ने फ़ायदा उठाया। अब जैसे इनके पास जितना बड़ा ये खाली इनके पास हाइफ़ा और तेल अवीव जैसे जो इनकी सिटीज़ हैं, उससे दुगने-दुगने शहर इनके पास ईरान के पास है, जिसके नीचे इन्होंने पूरे-पूरे शहर मिसाइल्स के कोई एक बना के रखा है, रॉकेट्स के कोई एक बना के रखा हुआ है कि ये बात सच है कि डेली अगर बिल्कुल। 3-3 सौ रॉकेट भी दागे अगर ईरान, सुबह और शाम भी हुँ। दागे, तो अगले 10 साल तक बिना रुके ईरान जंग लड़ सकता है इनसे। ओफ़ो! तो ये यानी कि इनका देखिए अभी जो आयरन डोम की बात करी थी, वो आयरन डोम नहीं फेल हो रहा है। ऑलरेडी जब आयरन डोम में एक आयरन डोम के सेट में अगर 50 रॉकेट की जगह है, तो इन्होंने 20 रॉकेट लगाए हैं, तो कहाँ से बाकी के रॉकेट्स और मिसाइल्स डिफ्यूज़ हो जाएँगे। हुँ। उधर से 300 का बैराज आ रहा है, इन्होंने 30 मिसाइल्स इधर इधर से 30 रॉकेट इन्होंने एवज़ में चलाए हैं, तो कहाँ से उसका खर्चा निकालेंगे ये पूरा। वो हुँ। बता रहा है आयरन डोम की कमज़ोरी कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियली कमज़ोर हो चुका है इसराइल का। हुँ। अब ये चलिए इसी चलते-चलते उरुस पागलपन खान में साहब आपको आपको बेहतर जानकारी है, इसीलिए मैं पूछूँगी ईरान का अगला कदम क्या हो सकता है? ईरान के अगले कदम देखिए इज़राइल के जो मेन सिटीज़ हैं वो हैं और उन मेन सिटीज़ में जो मिलिट्री बेसेस हैं जो कि इन्होंने रेज़िडेंशियल एरियाज़ के बीचों-बीच में बनाए हैं। अब आगे अगर कैज़ुअल्टीज़ की खबर आती है तो ये समझ लीजिएगा कि इज़राइल ने वहाँ अपनी ही आवाम को ह्यूमन शील्ड की तरह पे इस्तेमाल किया है क्योंकि इन्होंने हेडक्वार्टर्स को अभी भी वहाँ पर इवैक्यूएट नहीं करवाया है, पब्लिक को वहाँ पर रखे हुए हैं और अब ईरान जो अटैक करेगा इन पर, वो जो खबरें सामने आएँगी कितनी कैज़ुअल्टीज़ हो गई हैं और इतनी ज़्यादा वहाँ पर हताहत हुई हैं चीज़ें, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया गया है, क्योंकि दरअसल जैसे इनके पास रिपोर्ट्स थी एक वक़्त में कि हमास के जो लीडर्स हैं, वो हॉस्पिटल्स और स्कूल्स के नीचे छुपे हाँ। हुए हैं। हुँ। वैसे ही ईरान के पास भी अपनी रिपोर्ट्स हैं कि इनके जो इन्होंने हथियार अब अपना छुपाने शुरू करे हैं और जो इन्होंने बड़े आर्सेनल्स अपने छुपाने शुरू करे, वो स्कूल और हॉस्पिटल्स के नीचे छुपाने शुरू किए हैं। इन्होंने शुरू ओके। से ही ह्यूमन शील्ड बनाया है अपनी पब्लिक को। अब हुँ। जब पब्लिक जाना चाह रही है, इनका मुल्क छोड़ कर के उसको जाने नहीं दे रहे हैं। वहाँ पे बीच रास्ते में रोक करके बैठे हुए हैं। इजिप्ट बॉर्डर पूरा सीज़ पड़ा हुआ है इनकी पब्लिक से। बहुत सारे मेट्रो स्टेशंस इनके ब्लॉक पड़े हुए हैं सिर्फ़ पब्लिक से इनकी। वो रात और दिन पब्लिक इनकी जो है जो सेटलर्स बाहर से आए थे ये कहते हुए कि 3000 साल पहले वाला प्रॉमिस, वो इस वक़्त सड़कों पर हैं, रात में लेटे हुए हैं किनारे अपना कंबल और अपनी चादरें लेकर के और हालात ऐसे हैं कि वहाँ पर देखा जाए तो पानी के जो टारगेट्स हैं ईरान ने जो कर रखे थे और जो अब स्टार्ट करे हैं, तो जितनी भी इनकी वाटर सप्लाई फैसिलिटीज़ हैं, ईरान के वो टारगेट पर हैं अगले। दूसरे इनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ वो ईरान के टारगेट पर हैं और तीसरा इनके जो कॉलेजेस के नीचे जो है अभी खाली पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं, उनको टारगेट करने के लिए उनको टारगेट कर रहा है ईरान। हुँ। और रिसर्च सेंटर इनका फिर से बताते चलें कि रिसर्च सेंटर इनका फिर से अभी जो ये डिमोना है और हाइफा है, ये ईरान के प्रॉपरली टारगेट पे होगा और फिर से होगा इनके टारगेट इनके। ठीक है? ताकि ये और बाकी एयरपोर्ट्स जो इनके होंगे, वो भी ईरान के टारगेट पर हैं क्योंकि बाहर से जो मुल्क ईरान के साथ में नहीं खड़े हुए हैं तो अरब ममालिकों में, मगर वो ईरान के साथ नहीं खड़े तो वो एड भेजेंगे, ज़ाहिर-सी बात है इज़राइल पर कुछ भी बात होगी तो इज़राइल को एड भेजेंगे ताकि वो एड ना भेज पाएँ, इसलिए ईरान इनके एयरपोर्ट्स को टारगेट करेगा। ओके। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया उरुस खान साहब, आपने बेहतर जानकारी दी और मैं चाहूँगी कि अगर दर्शकों को आपकी बताई इन सारी जानकारियों से उनको और नॉलेज मिली हो, तो फिर कमेंट में ज़रूर बताएँ। अपनी राय हमें बताएँ कि आप क्या कहना चाहते हैं और अगर कोई सवाल हो आपके जो आप उरुस खान साहब से पूछना चाहें, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।